Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome to this first class of MDCAT Physics with Hayan Khan. आज की क्लास चूँकि फ़र्स्ट क्लास है इसलिए बेसिक होने वाली है और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वो बेसिक ट्रिक्स जो कि आगे MCQs को सॉल्व करने में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो ये क्लास इम्पॉर्टेंट है और आपने फोकस के साथ इसको लेना है। सबसे पहले हम आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास साइन और कोस और टेंजेंट थीटास जो है हमारे पास जो बेसिक है। तो एक तो ये तरीका है कि उसका एक प्रॉपर टेबल होता है और आपने उस टेबल को रटा करना होता है। बट मैंने टेबल को रटा नहीं किया था, आई यूज्ड अनदर ट्रिक और वो उस टाइम ही पर मुझे वो वैल्यूज़ दे दिया करता था। और वो ट्रिक ये है कि आपने अपना जो लेफ़्ट हैंड है उस पर आपने मार्किंग करनी है। आपने अपना लेफ़्ट हैंड लेना है, ये आपकी थंब हो गई, इंडेक्स फिंगर, दिस इज़ योर मिडल फिंगर, दिस इज़ योर अनदर फिंगर और ये फिर आपकी पिंकी है। और फॉरगिव मी, मेरी ड्राइंग ज़रा ख़राब है इस चीज़ के ऊपर, बट आप मतलब समझ जाएंगे। थंब को आपने डिनोट करना है 0 डिग्री से, इंडेक्स फिंगर को आपने डिनोट करना है 30 डिग्री से, ये जो मिडल फिंगर है ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये दूसरी फिंगर 60 डिग्री और ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये चीज़ कर लेने के बाद आपने क्या करना है कि साइन थीटा का फार्मूला है, आपने याद रखना है, फिंगर्स अबाव, इसका आपने लेना है अंडर रूट और इसको डिवाइड कर देना है 2 के ऊपर। अब इसका मतलब क्या बनता है, लेट्स से मैं लेना चाहता हूँ साइन 45। ओके, मैं लेना चाहता हूँ साइन 45 डिग्री। अब मुझे नहीं पता साइन 45 का क्या उसकी वैल्यू है, तो मैं यहाँ पर हैंड के पास आऊँगा तो 45 से ऊपर 1 फिंगर और ये हो गई 2 फिंगर। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। और इसको जब हम ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, ये नीचे वाले जो 2 है तो इसको मैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये तो बेसिक चीज़ है, आपको आनी चाहिए। और ये अंडर रूट 2 अपनी जगह, ये 2 इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल गिव मी 1 बाय अंडर रूट 2। तो साइन 45 की जो वैल्यू है वो है 1 बाय अंडर रूट 2। इसके अलावा अगर मैं साइन 60 निकालना चाहूँ तो मेरे पास आएगा साइन 60 डिग्री, कितने फिंगर्स उसके अबाव है, 1 2 एंड 3, 3 फिंगर्स अबाव है तो उसका मैंने लिया अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 किया। तो यही वैल्यू है हमारे पास साइन 60 की। इसके नीचे कॉस थीटा के लिए हमारे पास फार्मूला है फिंगर्स बिलो, इसका आपने लेना है अंडर रूट और होल डिवाइड कर लेना है आपने 2 के ऊपर। याद रखना कि ये 2 जो है तो ये अंडर रूट के अंदर नहीं आता, 2 सेपरेट है। और एग्जाम्पल इसकी हम किस तरह सॉल्व करेंगे, लेट से हम कहें कि हमने कॉस 30 डिग्री को फाइंड करना है, तो हम जाएंगे अपने हैंड के पास, 30 से ऊपर सिर्फ एक ही फिंगर है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि cos 30 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 बाई 2। cos 30 हमारे पास 50% के इक्वल होता है। ओके, ये हो गया हमारे पास। लेट से हम कहना चाहें कि cos में हम फाइंड करना चाहें 45 डिग्री को। अब मुझे नहीं पता कि cos 45 किस चीज़ के इक्वल है, तो फिंगर्स अबाव 45 के कितने हैं, 2, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा अंडर रूट 2 होल डिवाइडेड बाई 2। और वही ऊपर वाला सिस्टम यहाँ पर भी आपने करना है। ये चीज़ जब हो जाएगी आपकी तो ये आपके पास 1 बाय अंडर रूट 2 के इक्वल हो जाएगा। cos 45 और sin 45 एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अच्छा, टेंजेंट थीटा के लिए फार्मूला ज़रा डिफरेंट है। इसमें आपने फार्मूला लगाना है फिंगर्स अबाव डिवाइडेड बाय, ये मैं सही कर लूँ, डिवाइडेड बाय, सॉरी, अच्छा, तो फिंगर्स अबाव को आपने डिवाइड कर लेना है फिंगर्स बिलो पर।
फिंगर्स बिलो, और इसको होल अंडर रूट में आपने बंद कर देना है। एग्जाम्पल क्या होगी? एग्जाम्पल हम करते हैं टेंजेंट 60 डिग्री। लेट से टेंजेंट 60 डिग्री, तो 60 से हमारे पास कितनी उंगलियां ऊपर हैं? 1 2 एंड 3, और 60 के नीचे हमारे पास एक उंगली है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 का अंडर रूट और 1। अच्छा, ये 1 और 3 जो है तो ये अंडर रूट के अंदर है, सही है, तो 1 तो बाहर आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/1। यही वैल्यू है टेंजेंट 60 की। अगर हम निकालना चाहें टेंजेंट 45 डिग्री को, तो वो 2 फिंगर्स अबाव भी हैं और 2 फिंगर्स बिलो भी हैं, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 का अंडर रूट, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास एंड में जवाब आ जाएगा 1। तो टेंजेंट 45 हमारे पास 1 होता है। तो इस तरह अगर तो आपको वो टेबल, जो लंबा चौड़ा टेबल है, सही है, जिसमें वैल्यूज़ लिखे गए होते हैं कॉस के और ये साइन और टेंजेंट के, वो अगर आप याद नहीं कर सकते तो इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री एंड परसेंटेज। आपसे एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं कि 50 का अगर हम ले लें साइन 30, साइन 30 को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 50 का कितना परसेंट बनता है, तो वो फिर आपने फाइंड करना है। तो आसान अल्फाज में ये चीज़ आपने याद कर लेनी है कि साइन 0 डिग्री इक्वल होता है साइन 90 डिग्री के, और वो इक्वल होता है हमारे पास 0% ऑफ दैट नंबर। यानी अगर मैं 50 का cos 90 लूँ तो वो इक्वल होगा 0% ऑफ 50 के, और इसकी वजह ये है कि cos 90 हमारे पास 0 के इक्वल होता है, तो जब 0 50 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। साइन 30 हमारे साथ इक्वल होता है cos 60 के, और वो इक्वल होता है हमारे पास 50% ऑफ दैट नंबर। तो अगर मैं लेता हूँ 100 cos 60 डिग्री, तो ये बराबर होगा हमारे पास 50 के, क्योंकि cos 60 डिग्री जो है तो वो हाफ के इक्वल होता है। ओके, साइन 30 डिग्री भी हाफ के इक्वल होता है, cos 60 डिग्री भी हाफ के इक्वल होता है। साइन 45 डिग्री इक्वल होगा cos 45 डिग्री के, और वो उसकी परसेंटेज हमारे साथ बनती है 70% ऑफ अ नंबर। तो अगर ये चीज़ किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उस नंबर का हमने 70% लेना है। और साइन 60 डिग्री और इक्वल है फिर cos 30 डिग्री के, और ये कलेक्टिवली इक्वल हो जाते हैं 86% ऑफ दैट नंबर के, और साइन 90 डिग्री cos 0 डिग्री के इक्वल होता है, एंड दैट इज़ इक्वल टू 100% ऑफ दैट नंबर, क्योंकि साइन 90 1 के इक्वल होता है, cos 0 डिग्री भी 1 के ही इक्वल होता है। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद हम बढ़ते हैं ग्राफ्स की तरफ, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ग्राफ्स को अगर आपने यहाँ से समझ लिया तो बाद में जितनी भी क्वांटिटीज़ में ग्राफ आएंगे उनको समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। हमारे पास ग्राफ में क्या होता है, दो क्वांटिटीज़ होती हैं और दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन होता है, और उस रिलेशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो किस रिलेशन के साथ कौन सा ग्राफ आएगा, ये चीज़ हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहला रिलेशन है कि y हमारे साथ अगर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। अब इसका मतलब है कि जितना टाइम्स x बढ़ेगा उतना ही टाइम्स y बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। तो इसका जो ग्राफ हमारे पास आएगा वो होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सही है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये होगा हमारे पास। यानी जितना हमारे पास y बढ़ेगा उतना हमारे पास x भी बढ़ेगा। तो इसको हम ग्राफ्स की भाषा में कहते हैं स्ट्रेट लाइन, यानी स्लोप हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगा एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यहाँ पर जगह मेरे साथ कम है, बट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओ मैंने लिख दिया, सही है। अगर तो ये हम टू वैल्यूज़ में इस रिलेशन को एक्सप्रेस करना चाहें तो हमारे पास ये आएगा
y1 डिवाइडेड बाय y2 आपके साथ इक्वल होगा x1 डिवाइडेड बाय x2 के। दो दो वैल्यू अगर हम रिलेशन ले लें यानी रेशो में, तो वह हमारे पास इस तरह आएगा। और इसकी जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पास मोमेंटम की इक्वेशन कि P इज इक्वल टू एम वी। तो P मोमेंटम जो है लीनियर मोमेंटम वो वेलोसिटी के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन में है और फिर मास के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन में है। तो इसका ग्राफ हमारे पास इस तरह आएगा, इस चीज़ का ग्राफ हमारे पास इस तरह आएगा। इसके बाद हम जाते हैं दूसरे इक्वेशन की तरफ या रिलेशन की तरफ, और वो है कि x और y का जो सम है वो हमारे पास कांस्टेंट हो। और इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जब हम प्लस करते हैं तो इन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। और उसकी वजह ये होती है कि जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होती है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होती है बाय इक्वल क्वांटिटीज़, तो उन दोनों का सम हमेशा ही कांस्टेंट आएगा। इसकी मिसाल ये है कि अगर आपके पास 2 + 5 7 है, तो अगर आपने 2 को एक नंबर बढ़ा दिया, इसको 3 कर दिया, तो 5 एक नंबर कम होगा फिर, तो वो अगेन 7 के इक्वल होगा। तो जितना आप इस चीज़ को बढ़ाओगे उतना फिर आप इस चीज़ को कम करोगे। तो इसका जो हमारे पास ग्राफ आएगा वो होगा अ डिक्रीजिंग ग्राफ। सही है, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा और कांस्टेंट ग्राफ होगा। कांस्टेंट और डिक्रीजिंग और नेगेटिव के ऊपर फिर बाद में आते हैं, बस आपने सिर्फ शक्ल इसकी याद रख लेनी है कि इस चीज़ का ग्राफ हमारे पास ऊपर से इस तरह नीचे आएगा और स्ट्रेट लाइन में आएगा। सही है, ये चीज़ हो गई। इसका टू वैल्यू रिलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप छोड़ दें। y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स स्क्वेयर, ये हमारे पास नेक्स्ट रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि अगर x में हम 2 टाइम्स इंक्रीज़ लाएंगे तो y में फिर x के स्क्वेयर का इंक्रीज़ आएगा, तो y में फिर हमारे पास 4 टाइम्स का इंक्रीज़ आएगा। यानी x में हम कम चेंज ला रहे हैं और y में ज़्यादा चेंज आएगा। तो इसका जो ग्राफ हमारे पास आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ये हमारे पास ग्राफ है और वो होगा इस तरह। इसको कहते हैं पैराबोला। सही है, इस ग्राफ को पैराबोला कहते हैं। और ग्राफ किस क्वांटिटी की तरफ झुकेगा? जिस क्वांटिटी का आपके पास पावर कम होगा, ग्राफ उस क्वांटिटी की तरफ झुकेगा। तो ग्राफ यहाँ पर y एक्सिस की तरफ बेंड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि y की जो पावर है वो कम है और x की पावर ज़्यादा है। तो ये आपके पास है एक पैराबोला। ओके, अगर टू वैल्यू रिलेशनशिप मांगा जाए तो ये y1 y2 हो जाएगा और ये इक्वल होगा हमारे पास x1 बाय x2 होल स्क्वायर। और इसकी जो एग्जांपल है वो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू v²। तो जब ये वाला इक्वेशन आपके पास आएगा तो इसके लिए ये वाला ग्राफ हम बनाएंगे। ओके, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास एक नया रिलेशन आता है और वो है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑफ अंडर रूट ऑफ x। अंडर रूट ऑफ x का मतलब है कि x के ऊपर हाफ पावर है। ओके, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसका हमारे पास ग्राफ पैराबोला ही बनेगा, लेकिन पैराबोला इस तरह होगा। ये x है और ये y है। याद रखें, मैंने यहाँ पर कहा था कि ग्राफ हमेशा या स्लोप हमेशा उस क्वांटिटी की तरफ बेंड होता है जो क्वांटिटी की पावर कम हो। तो यहाँ पर x की पावर चूंकि कम है तो ग्राफ x की तरफ बेंड हो रहा है, और यहाँ पर चूंकि y की पावर ज़्यादा कम थी तो इसलिए ग्राफ y की तरफ बेंड हो रहा था। ये भी पैराबोला है, बट ये वाला पैराबोला इंक्रीजिंग पैराबोला था और ये वाला पैराबोला डिक्रीजिंग पैराबोला है। ओके, और इसका हमारे पास अगर टू रिलेशंस ग्राफ रिलेशन टू क्वांटिटीज़ रिलेशन देखा जाए तो वो हमारे साथ कुछ इस तरह आएगा, x1 बाय x2 होल अंडर रूट। और ये एग्जांपल है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई लेंथ बाय ग्रेविटी, और t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द अंडर रूट ऑफ l। इसका मतलब ये है
कि अगर एल को हम डबल करें, एक्स को हम डबल करेंगे तो वाई में सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट 2 का चेंज आएगा विच इज़ इक्वल टू 1.4. ओके, y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x. अब इसका मतलब है कि अगर हम x को बढ़ाएंगे तो y में डिक्रीज आएगा. इसका ग्राफ हमारे पास हाइपरबोलिक आता है. तो ये बॉयल्स लॉ की इक्वेशन इसके ऊपर अप्लाई होती है. और अगर हम टू क्वांटिटी रिलेशन देखें तो ये इस तरह हमारे पास आएगा y2, और यहाँ पर अब ये चीज़ डिफरेंट है. यहाँ पर x2 ऊपर आएगा और x1 नीचे आएगा. अच्छा, y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x². अब 1/x² में हमारे पास ग्राफ हाइपरबोलिक ही आएगा, बट दैट वुड बी अ लॉट स्टीपर देन हाइपरबोलिक. स्टीपर देन हाइपरबोलिक यानी हाइपरबोला से थोड़ा सा नीचे जाएगा. अब ये स्टीपर है और ये हमारे साथ हाइपरबोला है, तो इससे ज़रा नीचे आएगा क्योंकि यहाँ पर x पे स्क्वेयर है. ज़्यादा डिक्रीज़ यहाँ पर ये ला रहा है y में. सही है, ये x है और ये y है. ये चीज़ें आपके याद करने की हैं. इसके कॉन्सेप्ट हम फिर बाद में समझेंगे कि इसका क्या कॉन्सेप्ट बनता है. यहाँ पर चूँकि जनरल लेक्चर है तो आपने बस सिर्फ़ और सिर्फ इसको जहन में बिठा लेना है. और इसकी टू वैल्यूज़ का रिलेशन हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा. यहाँ पर उसके ऊपर स्क्वायर होगा. अच्छा, y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x का अंडर रूट, ये इसकी इक्वेशन है. अच्छा, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r². अच्छा, y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ x. यहाँ पर ग्राफ कम स्टीप होगा फ्रॉम अ हाइपरबोला. तो अगर आपका हाइपरबोला इस तरह आ रहा है, सही है, तो ये जो होगा ये कम स्टीपर होगा हाइपरबोला से, और ये होगा y. सही है. तो अगर इस तरह का इक्वेशन हो कोई, जो ये वाला इक्वेशन है हमारे पास फ्रीक्वेंसी और मास का, ये मास स्प्रिंग सिस्टम में हम फ्रीक्वेंसी और मास का जो रिलेशन है तो वो इस तरह है. तो अगर इस तरह आ जाए और MCQ में हो कि मोर स्टीपर देन हाइपरबोला या लेस स्टीपर देन हाइपरबोला, तो आप लोगों ने लेस वाला ऑप्शन करेक्ट करना है. इसमें यह आ जाएगा हमारे पास y1/y2 और ये इक्वल होगा x2/x1 अंडर रूट. यहाँ पर बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक गई है, बट अभी मेरी राइटिंग ख़राब है इस चीज़ के ऊपर. रफ्ता रफ्ता मेरी राइटिंग इसके ऊपर सही होगी, तो आप लोगों ने कंप्रोमाइज़ ज़रूर करना है इस चीज़ के ऊपर. अच्छा, अब समझते हैं स्लोप ऑफ अ ग्राफ को. स्लोप ऑफ अ ग्राफ क्या होता है? स्लोप ऑफ अ ग्राफ इज एक्चुअली द डिवीजन ऑफ अ क्वांटिटी on y-axis by a quantity on the x-axis. यानी जो क्वांटिटी y एक्सिस के ऊपर हो, लेट से हमारे पास एक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है हमारे पास. तो इसका स्लोप किस तरह हम फाइंड करेंगे? स्लोप को m के साथ डिनोट किया जाता है और वो इक्वल है हमारे पास क्वांटिटी ऑन द y एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन द x एक्सिस. तो y एक्सिस के ऊपर हमारे पास d है जो कि डिस्प्लेसमेंट है, और x एक्सिस के ऊपर हमारे पास टाइम है, और ये चीज़ हमारे पास इक्वल होती है टू वेलोसिटी. तो द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी. ये चीज़ आपने याद रखनी है. अब कुछ डिफरेंट केसेस ऑफ स्लोप हैं जो कि आप लोगों को याद रखनी चाहिए. ये चीज़ मैं ज़रा मिटा दूँ. तो स्लोप m है
वाई एक्सेस को आपने डिवाइड करना है एक्स एक्सिस के ऊपर, और एक और फार्मूला है हमारे पास स्लोप का, और वो है टेंजेंट थीटा। तो स्लोप हमारे पास टेंजेंट थीटा के भी इक्वल होता है। और वो किस तरह, अगर आपको एक ग्राफ दिया गया है और उसमें हमारे पास कहा गया हो कि ये उसका स्लोप है और यहाँ पर एक एंगल है 45 डिग्री, तो अगर तो आप इस एंगल का टेंजेंट लेते हैं तो वो भी आपको स्लोप की वैल्यू बता देता है कि ये कितना स्लोप है। अच्छा, अब कुछ डिफरेंट केसेस हैं स्लोप के जो आपको याद रखने हैं। अगर हमारे पास स्लोप एक स्ट्रेट लाइन हो, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इस केस में हमारे साथ स्लोप ज़ीरो होता है। स्लोप इसलिए ज़ीरो है क्योंकि वाई एक्सिस हमारे पास ज़ीरो है, यहाँ पर वाई एक्सिस नहीं चेंज हो रहा, सिर्फ एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो स्लोप हमारे साथ ज़ीरो है। अच्छा, इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। जब आपके साथ स्लोप स्ट्रेट लाइन हो और वो पास हो रहा हो थ्रू द ऑरिजिन, तो ये चीज़ हमें इंफॉर्मेशन देती है कि स्लोप इज़ व्हाट, स्लोप इज़ कांस्टेंट। स्लोप इज़ व्हाट, पॉजिटिव। एंड स्लोप इज़ व्हाट, इंक्रीजिंग। ना, इंक्रीजिंग होने दे। तो अगर स्लोप एक स्ट्रेट लाइन हो और वो पास हो रहा हो टू द ओरिजिन, तो वो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हमारा जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, और दूसरा एक चीज़ ये हमें बता रहा है कि m जो है तो वो कांस्टेंट है हमारे पास। जितना ये क्वांटिटी बढ़ी है उतना ये क्वांटिटी भी बढ़ी है, तो स्लोप हमारे पास कांस्टेंट है। अगर स्लोप हमारे साथ इस तरह हो तो ये स्लोप क्या है, वेरिएबल है। सबसे पहली चीज़, इट इज़ वेरिएबल। क्यों? क्योंकि बेंडेड स्लोप है। जब स्ट्रेट स्लोप होगा तो वो कांस्टेंट होगा, ये बेंडेड है तो ये वेरिएबल है। एक ये इंफॉर्मेशन होगी। अब ये स्लोप चूंकि वाई एक्सिस की तरफ बेंड हुआ है तो इस स्लोप को हम इंक्रीजिंग स्लोप कहेंगे, यानी ये बढ़ रहा है। सही है। और ये स्लोप चूंकि ऊपर की तरफ गया है तो ये स्लोप पॉजिटिव बी है। ये तीन चीजें आपने याद रखनी है। स्लोप वेरिएबल है क्योंकि स्लोप बेंडेड है। स्लोप इंक्रीजिंग है क्योंकि वो बेंड वाई एक्सिस की तरफ हो रहा है। और स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। सही है। यहाँ पर 4 नंबर में हमारे साथ आएगा स्लोप क्या है, बेंड है, तो स्लोप हमारे पास कांस्टेंट नहीं होगा, वो होगा वेरिएबल, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कर्व इन द स्लोप। अच्छा, स्लोप किस की तरफ बेंड हो रहा है, टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस ये बेंड हो रहा है, तो स्लोप डिक्रीजिंग है। जब एक्स एक्सिस की तरफ ग्राफ बेंड होगा तो वो डिक्रीजिंग होगा, जब वाई एक्सिस की तरफ ग्राफ बेंड होगा तो वो इंक्रीजिंग होगा। तो ये हमारे साथ डिक्रीजिंग है। एंड द फैक्ट कि ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये हमारे साथ पॉजिटिव स्लोप है। सही है। ये तीन इंफॉर्मेशंस आपने याद रखनी। इसके बाद हमारे पास एक स्लोप आता है,
इसके बाद अगर हमारे पास इस तरह का स्लोप आता है, सही है, तो ये स्लोप क्या है? एक तो स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप कांस्टेंट हो गया, और स्लोप नीचे की तरफ आ रहा है तो स्लोप नेगेटिव हो गया। सही है, ऊपर की तरफ जाएगा पॉजिटिव, नीचे की तरफ आएगा नेगेटिव। स्लोप स्ट्रेट है तो कांस्टेंट, स्लोप बेंडेड है तो वेरिएबल। और एक हमारे पास फिर इस तरह का एक स्लोप होगा, एंड दैट वुड बी लाइक दिस। तो ये स्लोप क्या है? चूंकि ये बेंडेड है तो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। इतना तो मुझे पता चल गया। ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। और चूंकि ये किसकी तरफ बेंड हुआ है? वर्टिकल वाई एक्सिस की तरफ बेंड हुआ है, तो ये हमारे साथ इंक्रीजिंग है। इस पूरे चीज का खुलासा ये है कि अगर स्लोप स्ट्रेट हुआ तो वो हमारे साथ कांस्टेंट है। अगर स्लोप बेंड हुआ तो वो हमारे साथ वेरिएबल है। अच्छा, अगर स्लोप मूविंग अबाव, मूविंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्लोप पॉजिटिव है। अगर स्लोप मूविंग डाउनवर्ड है तो स्लोप नेगेटिव है। अगर स्लोप हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होता है तो स्लोप हमारे साथ क्या है? इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, सॉरी। इसका यही मतलब है कि जो स्लोप है वो वाई एक्सिस की तरफ बेंड हो रहा है, वर्टिकल होता जा रहा है। और अगर तो स्लोप वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो ये निशानी है डिक्रीजिंग स्लोप की। ये 6 बातें आप लोगों ने याद रख लेनी है। अब इसके ऊपर MCQs आप किस तरह सॉल्व करेंगे? एक MCQ है, आपको ये स्लोप दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चूंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाले जितने भी ऑप्शन हैं वो तो हमने काट दिए हैं। अब ये चूंकि वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ गया है तो ये एक डिक्रीजिंग स्लोप है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है और ये वाला गलत हो गया है। सही है। अब एक दूसरा MCQ आपको दिया है, एक स्लोप A है और एक स्लोप B है। स्लोप A भी ऊपर की तरफ जा रहा है, स्लोप B भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव वाले जितने भी ऑप्शन हैं वो तो कैंसिल हो जाएंगे। सही है, दोनों पॉजिटिव हैं। अब पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग लिखा गया है तो ये वाला ग्राफ हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ जा रहा है, तो A तो मेरे साथ इंक्रीजिंग है और B जो है तो वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ गया है, तो B मेरे साथ डिक्रीजिंग है। तो बोथ इंक्रीजिंग नहीं हो सकते, तो मेरे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कि बोथ आर पॉजिटिव एंड A इज इंक्रीजिंग एंड B इज डिक्रीजिंग। ये ट्रिक्स हैं जो आपने याद रखने हैं। इसके बाद हमारे साथ आते हैं एरिया अंडर द ग्राफ। वहाँ पर स्लोप को हमने राइज बाय रन या वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस कहा था, लेकिन एरिया अंडर द ग्राफ भी हमें एक क्वांटिटी बताता है, और वो क्वांटिटी हम किस तरह फाइंड करेंगे उसके लिए फार्मूला है। अगर तो आपके पास ग्राफ एक रेक्टेंगल है तो सिंपल रेक्टेंगल का जो एरिया है हमारे साथ y मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी y हमारे साथ लेंथ हो जाएगा और x हमारे साथ ब्रेथ हो जाएगा,
तो रेक्टेंगल का फार्मूला है y मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो ये हमारे साथ इक्वल है टू द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल। अच्छा, ट्राइंगल के लिए हमारे साथ फिर फार्मूला है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है कि हाफ एक्स एंड वाई। जो ये हमारे साथ वाई एक्सिस है, जो ये हमारे साथ वाई एक्सिस है और ये हमारे साथ एक्स एक्सिस है। तो इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे साथ आ जाएगा। अच्छा, अगर ग्राफ आपके साथ इस शेप का हो तो इसको ट्रेपीजियम शेप कहते हैं, और इसका फार्मूला ये है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। एक छोटा साइड है और एक बड़ा साइड है, उसको आपने प्लस करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है, और होल मल्टीप्लाई कर देना है आपने हाइट के साथ। सही है। और सर्कल का फार्मूला क्या है? सर्कल का आपने डायमीटर, जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो उसका डायमीटर है, उसका आपने हाफ ले लेना है, और फिर तो उससे हमारे साथ रेडियस आ जाएगा, और इसको आपने पुट कर देना है पाई आर स्क्वायर फार्मूला में। तो ये हो गया सर्कल का एरिया। तो बाज़ औक़ात हमारे पास ग्राफ्स होते हैं, हमसे पूछा गया होता है कि इसके एरिया कौन सी क्वांटिटी को बनाता है। तो फिर आपने देखना होता है, आपने इस तरह उन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करना होता है। एक्स एक्स क्वांटिटी को वाई क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो आपके साथ एक नई क्वांटिटी आती है, वो आपने एमसीक्यू में फिर पुट करनी होती है। अब परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और ये आपने गौर से सुनने हैं। अब आते हैं परसेंटेज टाइप क्वेश्चंस के ऊपर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपने गौर से सुनना है, क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं। आपसे कहा गया होगा कि एक हमारे साथ एक्स क्वांटिटी है, और एक्स क्वांटिटी को हमने लेट से 20% इंक्रीज कर दिया है। तो फिर आपसे पूछा गया होगा कि वाई क्वांटिटी में कितना इंक्रीज आएगा, और एक्स और वाई एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होंगे, एक रिलेशन में होंगे। अगर तो एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर भी हो सकता है, वाई क्यूब भी हो सकता है, वाई 4 पावर भी हो सकता है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपने किस तरह सॉल्व करना है? सबसे पहले तो आपने देखना है कि अगर एक क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है परसेंटेज का, वो अगर तो 10 से कम है, तो फिर आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है, और वो ये है कि दूसरी क्वांटिटी में आपने चेंज फाइंड करना है ना। पहली क्वांटिटी का चेंज तो उन्होंने आपको खुद ही दे दिया है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वेयर, और क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि y में हमने 6% का इंक्रीज़ लाया है, तो x में कितने परसेंट का इंक्रीज़ आएगा? तो इसका फार्मूला ये है कि x का जो परसेंट चेंज है वो इक्वल होगा पावर ऑफ y मल्टीप्लाई बाय द चेंज इन y, परसेंट चेंज इन y। तो पावर ऑफ y मेरे साथ 2 है, और परसेंट चेंज इन y इन्होंने लाया है 6%। तो 2 6 12%। तो ये मेरे साथ बन जाएगा कि अगर तो y में ये लोग 6% का इंक्रीज़ लाते हैं, तो x में 12% का इंक्रीज़ आएगा। एंड द सेम इज़ ट्रू फॉर डिक्रीज़। अगर ये y में 6% का डिक्रीज़ लाते हैं, तो x में 6% का 12% का डिक्रीज़ आएगा। ये फार्मूला आप लोगों ने अपने साथ लिख लेना है, क्योंकि दिस इज़ इम्पोर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं। अगर तो परसेंटेज चेंज ग्रेटर देन 10% हो, अब इसमें कुछ रूल्स हैं, और रूल्स इस तरह हैं। एक हमारे साथ है एक्स क्वांटिटी,
और दूसरा हमारे साथ है y क्वांटिटी और y क्वांटिटी के ऊपर स्क्वायर है। अगर तो आपको इंक्रीज दिया हो, यहां पर मैं लिख लेता हूं, इफ द परसेंट इंक्रीज is given in quantity having power 2, सही है, एंड परसेंट इंक्रीज इज रिक्वायर्ड, एंड आपने मालूम करना है परसेंट इंक्रीज इज रिक्वायर्ड in quantity having power 1। तो फिर आपने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, यानी आपको इंक्रीज y में दिया है और आपने फाइंड आउट करना है x में से। तो इसके लिए फिर आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है कि परसेंट चेंज इन x इक्वल होगा हमारे साथ 2 मल्टीप्लाई बाय द परसेंटेज चेंज प्लस जितना चेंज आया है उसको आपने 10 पर डिवाइड कर देना है और होल आपने स्क्वायर ले लेना है। ये फार्मूला आपने अपने साथ नोट डाउन कर लेना है। अगर तो चेंज ये लोग ला रहे हैं उस क्वांटिटी में जिसका पावर 2 हो, तो फिर आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है उस क्वांटिटी के ऊपर, तो आपके साथ आ जाएगा। लेट्स से हमारे पास एक एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय एन एमसीक्यू। आपसे को दिया गया है कि मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 30%। मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 30%. What is the increase in kinetic energy? What is the increase in kinetic energy? सबसे पहले तो आपने काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करना है, और वो हमारे साथ इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ p²/m। सही है। और तो रिलेशन हमारे साथ क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। अब आपको परसेंट इंक्रीज दिया गया है एक ऐसी क्वांटिटी में जिसका पावर 2 है, और मांगा जा रहा है एक ऐसी क्वांटिटी का जिसका पावर 1 है। तो इसको आपने फाइंड इस तरह करना है कि परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय कितना चेंज ला रहे हैं 30% का, तो 30 आपने लिख देना है, प्लस कर देना है इसके साथ क्या चीज़, दोबारा 30 डिवाइडेड बाय 10 होल पावर स्क्वायर। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 3s are 9, सो 2 इंटू 30 इज 60 एंड 3 3s are 9, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 69%। तो अगर आप मोमेंटम को 30% इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी में 69% का इंक्रीज आएगा। अब अगर इफ क्वांटिटी इंक्रीज, ये तो इफ परसेंट इंक्रीज के लिए था। अब रूल नंबर 2 हम लगाते हैं इसके ऊपर, रूल नंबर 2। अब क्वांटिटी डिक्रीज के लिए कौन सा फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है, तो अगर तो आपसे लिखा गया हो कि इफ परसेंट डिक्रीज इज गिवन इन अ क्वांटिटी, डिक्रीज इज गिवन इन अ क्वांटिटी हैविंग पावर 2, यानी वही चीज़ है, बस सिर्फ हम अब डिक्रीज फाइंड आउट कर रहे हैं, एंड परसेंट डिक्रीज is required in quantity having power 1। इसका हूबहू वही फार्मूला है, बस सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट है, और वो ये है कि
परसेंट डिक्रीज जो है तो वो बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय जितना चेंज आप ला रहे हो माइनस बस परसेंट डिवाइडेड बाय 10 और स्क्वायर। इस चीज़ का पूरा डिफरेंस है बस सिर्फ। वहाँ पर हमने यहाँ इस दूसरे क्वांटिटी को प्लस किया था और यहाँ पर हम इस क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। तो अगर तो हम इसको फाइंड आउट करना चाहें अच्छा, ये हमारे साथ अगर तो इन्होंने मोमेंटम को लेट से हम कहते हैं कि मोमेंटम को इन्होंने 30% डिक्रीज कर दिया तो फिर काइनेटिक एनर्जी में कितना डिक्रीज आएगा। तो यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज बराबर होगा 2 इंटू 30 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10 होल पावर स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 30 60 माइनस 9, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 51%। अब आते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 में अब हम क्वांटिटीज को एक्सचेंज करेंगे। तो रूल नंबर 3 हमारे साथ इस तरह आएगा, व्हेन परसेंट इंक्रीज। अच्छा, रूल नंबर 4 और 3 को मैं ज़रा मर्ज कर रहा हूँ, एक साथ ही लिख रहा हूँ, इंक्रीज और डिक्रीज। अच्छा, तो डिक्रीज वाला रूल नंबर 4 होगा एंड इंक्रीज वाला रूल नंबर 3 होगा। व्हेन परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज इज गिवन इन क्वांटिटी हैविंग पावर 1। अब जिस क्वांटिटी का पावर 1 है वो हमें गिवन है, उसमें परसेंट इंक्रीज और एंड परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज is required in quantity having power 2। तो अब इस वाले क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, इसके लिए भी फार्मूला आपने वही सेम इस्तेमाल करना है। मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास कितना चेंज आएगा इन y, जिसका पावर है हमारे साथ 2। ओके, उसमें कितना चेंज आएगा हमारे साथ, वो इक्वल होगा पावर को मल्टीप्लाई करना, इस चेंज को मल्टीप्लाई करना है 2 पर, प्लस इस चेंज को डिवाइड करना है 10 पर होल स्क्वायर। ये हमारे साथ किसके लिए फार्मूला है, फॉर द इंक्रीज, और दूसरे साइड पर ये हमारे साथ फार्मूला है फॉर द डिक्रीज। चेंज जितना परसेंट आया उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है और चेंज को 10 पर डिवाइड करना है और स्क्वायर ले लेना है। मैं आपको समझाता हूँ कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। अच्छा, फार्मूला सेम है बट आपने ये फार्मूला क्वेश्चन में गिवन क्वांटिटी के ऊपर अप्लाई नहीं करना बल्कि ऑप्शंस के ऊपर अप्लाई करना है। इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। एक एग्जाम्पल है कि काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आया है हमारे साथ 75% का। तो व्हाट इज़ द डिक्रीज इन मोमेंटम, तो और रिक्वायर्ड क्या चीज़ है हमारे साथ, डिक्रीज इन मोमेंटम। तो यहाँ पर क्या है, परसेंटेज चेंज हमें दिया गया है एक ऐसी क्वांटिटी जिसका पावर 1 है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, और मांगा जा रहा है हमसे एक ऐसी क्वांटिटी में जिसका पावर P2 है। तो इसका ये फार्मूला हम ऑप्शंस के ऊपर अप्लाई करेंगे और हमने उससे आंसर निकलवाना है 75%। एक ऑप्शन है हमारे पास 25%, एक ऑप्शन है हमारे साथ 50%, एक ऑप्शन है हमारे साथ 100% और एक ऑप्शन है हमारे साथ 200%। सही है। अब अगर हम ऑप्शंस के ऊपर
ये चीज़ अप्लाई करते हैं तो हमने यहाँ पर कॉमन सेंस से काम लेना है। 100 के ऊपर अगर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे साथ 75 आंसर नहीं आता, और ना अगर हम 200 के ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास 75 का आंसर आता है। तो रह गया हमारे साथ ये, और ये तो गलत हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े हैं और इनसे 75 का आंसर नहीं आने वाला। इसको जब मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो 200 के ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो। और ये हमारे साथ तो रह गया हमारे साथ 25% में और 50% में। तो पहले मैं 25 के ऊपर इस फार्मूला को अप्लाई करता हूँ। तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10 पर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 2.5 का स्क्वायर अगर हम ले लें, ये मेरे साथ बन जाएगा 2.5 और फिर 2.5 का मैंने स्क्वायर लेना होगा। तो इससे 75 नहीं आ सकता। देखिए यहाँ पर माइनस भी है, इससे 75 आ ही नहीं सकता। इसके बाद मैंने चले जाना है 50 के ऊपर। 50 के साथ मैंने 2 मल्टीप्लाई किया इस फार्मूले के मुताबिक, और फिर मैंने उससे माइनस करना है 50 डिवाइडेड बाई 10 और होल स्क्वायर, तो ये 0 0। देखिए 2 इंटू 50 100 माइनस 5 5 25, मेरे साथ जवाब आ गया 75। तो इसका मतलब है कि करेक्ट ऑप्शन ये था। आपने ऑप्शंस के ऊपर इसको अप्लाई करना है और आपने उससे क्वेश्चन वाला परसेंटेज चेंज लाना है। ये तो था डिक्रीज के लिए। अब आते हैं इंक्रीज के लिए। परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी 300%। सही है। तो काइनेटिक एनर्जी को इन्होंने बढ़ाया है कितना, 300%। और व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, और आपसे अब मोमेंटम के परसेंटेज इंक्रीज का पूछा जा रहा है, लेकिन आपको नहीं पता। तो आपने क्या करना है, ऑप्शंस में से आपने 300 को लाना है, उस फार्मूले को अप्लाई करना है ऑप्शंस के ऊपर और आपने 300 लाना है। बी है 75%, सी है 100%, डी है 200%। अच्छा, अब आप कहेंगे कि इन चारों पर अगर तो मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ तो ये तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो कोई शॉर्ट ट्रिक होना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक ये होगा कि ऑप्शन, सही वाला ऑप्शन इस 300 के हाफ से थोड़ा सा छोटा होगा। सही है। तो 200 इसका हाफ इसके हाफ से बड़ा है। सही है। तो 200 ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अच्छा, 150 जो है तो वो एग्जैक्टली इसके हाफ के इक्वल है, तो ये भी नहीं हो सकता। मैंने कहा कि सही वाला ऑप्शन जो होगा वो 300 के हाफ से थोड़ा सा कम होगा। तो हमारे साथ ऑप्शंस रहेंगे 75 और 100। तो 75 बहुत ज़्यादा कम है, 100 थोड़ा सा कम कम है। तो 100 के ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ 100 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 10 होल स्क्वायर। तो ये 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 100 इज़ 200 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 का स्क्वायर अगर हम ले तो 100 आता है, तो ये बन जाएगा हमारे साथ 300। तो हमने ऑप्शंस में से 300 निकाला, तो ये हमारे साथ करेक्ट है। तो इस तरह आपने परसेंटेज वाले MCQs को हल करना है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ के ऊपर आपने जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसके ऊपर तेज़ होंगे। अभी आपको ये याद नहीं रहेंगे अगर तो आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं की, तो ये चीज़ें आपसे भूल जाएंगी। तो प्रैक्टिस करें आप। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम बाकायदा आगाज़ करेंगे चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर का, जो कि है फोर्स एंड मोशन। और कोर्स का तरीक़ाकार ये है कि मैं अभी तो सिर्फ सिलेबस वाले टॉपिक्स ही पढ़ाऊँगा, और ऑल 4 प्रोविंसेस जो हैं तो उनकी किताबों से मैं पॉइंट्स इकट्ठा करूँगा और उनको एक लेक्चर में कंपाइल करके आपको दे दिया करूँगा। और सिलेबस के टॉपिक्स इसलिए क्योंकि ये वाला सिलेबस अभी वैसे भी पुराना हो रहा है, तो अभी तो हमारे पास यही है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो इस ही को फॉलो करना चाहिए। जिस तरह ही कोई न्यू सिलेबस आता है तो फिर मैं न्यू सिलेबस के ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगा, और फिर भी मैं आपको सिलेबस वाले टॉपिक्स ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि MT कैट में आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस अगर आते भी हैं
तो उनके फिर आपको ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो उसकी ज़रूरत नहीं है कि आप आउट ऑफ द सिलेबस टॉपिक्स भी पढ़ा करें। अपना ख़्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।